आवाज आ रही है बेटा? यस सर। देखो इसमें क्वेश्चन आंसर देख लो आप। चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया, कोई टॉपिक थोड़ा रह गया चैप्टर में। इसमें कोई चैप्टर थोड़ी रह गया, टॉपिक थोड़ी रह गया इस चैप्टर में। देखो 4 तो युद्ध थे, 5 तो युद्ध थे, इसमें कर लिए ना। एक 51 अनुच्छेद था, गुटनिरपेक्षता थी और परमाणु नीति थी। देखो क्वेश्चन आंसर देख लो क्या है इसमें। देखो आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं यहाँ। तीसरा देखो, भारत की विदेश नीति संचालन को स्वतंत्रता का अनिवार्य संकेत क्यों मानते थे? अपने उत्तर के 2 कारण है ना। स्वतंत्र विदेश नीति का कारण क्या था कि यदि स्वतंत्र विदेश नीति नहीं अपनाएंगे तो क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। वापस पिछलग्गू देश बनना पड़ेगा। किसका? अमेरिका का। और इससे डर के, या यूं कहें ऐसा ना हो, इसीलिए हमने क्या किया था, ये नीति अपनाई थी, ताकि हमें क्या नहीं बनना पड़े, सोवियत संघ अमेरिका का पिछलग्गू ना बनना पड़े। विदेश नीति को निर्धारित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। 60 के दशक में अपनाई गई विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाएं। देखो ये क्या पूछ रहा है, विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व। विदेश नीति को निर्धारित, विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? हमने बात की थी पड़ोसियों की। क्या पाकिस्तान को आप हटा सकते हो? क्या नहीं। हमारी आवश्यकताओं को बदल सकते हो? क्या नहीं। तो आवश्यकता क्या है देश की, वो भी इसमें प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सरकारी गठबंधन की आ गई तो आप कहां से दादागिरी करोगे, आप कहां से पड़ोसियों को जवाब दोगे। तो ये सारी चीजें, आपका भूगोल, ठीक है ना, आपका भूगोल, आपका भविष्य, ये सब चीजें किसको प्रभावित करती हैं? विदेश नीति को बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। आगे देखो, अगर भारत आपको विदेश नीति के बारे में, अगर आपको भारत की विदेश नीति के बारे में फैसला करने को कहा जाए तो आप इसकी किन 2 बातों को बदलना चाहेंगे? इसी तरह से ये भी बताएं कि भारत की विदेश नीति की 2 पहलुओं पर आप बरकरार रखना चाहेंगे। देखो ये सवाल है ना, ऐसे एनसीईआरटी इसलिए पूछती है ताकि आपके क्या समझ में आया। 2 बातें बदलने वाली हैं, तो एक तो हम कौन सी बदल देंगे, हमारी सुरक्षा में जो डामाडोल मामला था उसको बदल देंगे कि हम लोग पहले आक्रमण नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं अगर हमारी असुरक्षा की भावना हमें महसूस होती है तो। दूसरा, जबरदस्ती डामाडोल मामला, यूएनओ की हर संधि को मानना ये सही चीज नहीं है। कई बार दोहराभास भी होता है, जैसे भारत ने मानवाधिकार पर कई बार आरोप लगाए हैं, कुछ विशेष वर्ग की सहायता के न करने के आरोप लगते हैं, हिंसा फैलाने पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया जवाब देता है। तो ऐसी बातों का समर्थन हमें नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू विदेश नीति में बनाए रखेंगे वसुधैव कुटुंबकम, अच्छी पॉलिसी है, और विश्व शांति है ना, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। बाकी तो देखो ये सब ट्विस्ट बेस है। क्या भारत, 8वां सवाल देखो, क्या भारत की विदेश नीति में ये झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है? बांग्लादेश युद्ध, देखो ये आ गया है फिर से। मैंने आपको बताया था ना कि बांग्लादेश युद्ध भारत के वर्चस्व का परिणाम था, क्या है ना। ये क्या सवाल पूछेगा आपसे, क्या बांग्लादेश युद्ध, क्या बांग्लादेश युद्ध कब हुआ था? भारत के वर्चस्व या आकांक्षा का परिणाम था।
क्या परिणाम था, ये आपको साबित करना है। और ये उस दिन हमने डिटेल से पढ़ा था, क्या था और क्या नहीं था, है ना। समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्या ये सही कह रहा है क्या, ये क्या आंसर आएगा? ललिता, सोनू, दीक्षा, क्या आंसर आएगा इसका? निकिता, किसी को नहीं आ रहा? देखो, ठीक है ठीक है। देखो देखो, बांग्लादेश युद्ध में हमने देखा था कि तीन तरफ से जमीन किसकी है? भारत की है। बांग्लादेश में सेना किसकी थी उस समय? भारत की थी। परिस्थितियां किसके पक्ष में थी? भारत के पक्ष में थी। यानी कि हर तरफ से भारत बांग्लादेश को मिला सकता था, बांग्लादेश को क्या कर सकता था? मिला सकता था। किसमें? भारत में। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। ये इस बात को दर्शाता है कि भारत अपना वर्चस्व नहीं दिखाना चाहता था। शरणार्थियों की समस्या भारत के पास थी। इसी समस्या से परेशान होकर भारत ने ऐसा निर्णय लिया ताकि हम सुरक्षित बचे रहें, पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारा बचा रहे और आम आदमी जो बांग्लादेश का मारा जा रहा था उसका जीवन बचाया जा सके। अगला देखो, नवा सवाल। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? देखो, हमने बात की थी कि सरकारें बदलने पर, क्या बदलने पर? सरकारें बदलने पर क्या बदल जाती हैं? योजना, नीति और कार्यक्रम बदल जाते हैं। बताओ बदलते हैं कि नहीं बदलते? यहाँ क्या बदला? सरकारें बदली। सरकारें बदलने पर क्या बन गई? क्या बदल गई? योजनाएं बदल गई, नीतियां बदल गई, प्रोग्राम बदल गए। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के साथ ही योजनाएं आती हैं और सरकार के साथ ही योजनाएं चली भी जाती हैं। भारत की हम बात करें तो भारत में विकास कैसा होता है? स्थायी होता है, लंबे समय चलता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि सरकारें किससे संबंधित होती हैं? दल से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती है? दल से जुड़ी हुई। दल की क्या होती है? विचारधारा। दल की अपनी क्या होती है? विचारधारा होती है। और सरकार किससे जुड़ी होती है? दल से। तो जैसे ही सरकारें बदलेंगी तो दल भी बदलेगा, दल बदलेगा तो विचारधारा बदलेगी, तो योजनाएं बदलेंगी। समझ में आ गया? सवाल भी यही कह रहा है कि विदेश नीति पर क्या असर डलेगा? विदेश नीति चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, भारत की विदेश नीति की विशेषताओं में ध्यान रखना है। इसमें स्थायित्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्थायित्व, स्थायित्व पाया जाता है। कैसे? अगर हमने पाकिस्तान से आज संबंध अच्छे नहीं रखे हैं तो जरूरी नहीं है कि नई सरकार आते ही तुरंत अच्छे संबंध कर लेगी, वो धीरे धीरे ही करेगी। हमारी जो विदेश नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते हैं। ये याद रखना, इसको नोट लगा के लिख लेना। आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते हैं। इसका मतलब हम अचानक कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेते हैं। बहुत सोच समझ के और लंबे समय के लिए हम लोग डिसीजन लेते हैं। देखो, इसमें एक सवाल दे रखा है मिलान करने वाला। इसमें है 50 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? फिर था पंचशील का समझौता कब हुआ? बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? और दलाई लामा कब आए? कब आए? 59 में। बांडुंग सम्मेलन 55 में और पंचशील का समझौता कब हुआ था? 54 में। और बचा कौन सा? क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता की रक्षा और आर्थिक विदेश नीति हमने 60 वाले दशक में बनाई थी। बताओ भाई, चौथे चैप्टर से क्या पूछना है?
5वां शुरू करें। चौथे चैप्टर से कोई सवाल है क्या? ठीक है, देखो 5वां देखो, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। और पुनर्स्थापन देखो क्या है। सबसे पहले तो राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती यहां पर हमें नजर आई। आप देखो, कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1885। 1885 में। और इसके जो लीडर थे वो कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम थे। बात समझ में आई? आजाद भारत में सबसे प्रमुख पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। आजाद भारत में सबसे प्रमुख पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस ही थी। हम जानते हैं जैसे ही भारत आजाद हुआ, संविधान सभा ने क्या बनाया? संविधान। और इसी संविधान सभा को किस में बदल दिया गया? अंतरिम सरकार में बदल दिया गया। यानी कि जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक संविधान सभा क्या चलाएगी? शासन चलाएगी। अब यहाँ पर अपना चैप्टर होता है शुरू। देखो क्या है, पहली सरकार तो कौन सी बनी? अंतरिम सरकार। और वो कौन थी? संविधान सभा थी। एसजेटी थी। ऐसे कैसे बना दिया गया। पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951। 1951। 51। कौन जवाब दे रहा है ये? याद रखना है, एग्जाम में 1951 आपका गलत आंसर होगा। और सही आंसर क्या है? 1952। क्योंकि मैंने आपसे कहा था चुनाव कब हुआ? तो कौन से हुआ? 52 का ही तो हुआ। अक्टूबर 51 से 52 का हुआ। आप कौन से साल में पास होने वाले हो 12th में? 21 में? 2022। कौन से साल? 2022। 22 से। जो 51 जवाब दे रहे हैं उनका तो फिर एक साल 21 में होना चाहिए था, है ना? तो ये ध्यान रखना है। भारत में पहला चुनाव लिख लो, पहले भी लिखा हुआ है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। और यहां से जो प्रधानमंत्री जी थे वो कौन आए? नेहरू जी आए। कौन आए? नेहरू जी आए। अब नेहरू जी का कार्यकाल कब से कब था? नेहरू जी थे आजादी से लेकर, अंतरिम सरकार में भी थे, आजादी से लेकर 1964 तक थे। 64। ठीक है, अब इनके घटनाक्रम को हमने देख लिया था, सारा काम हो गया था। आप इस घटनाक्रम को मेरे साथ नोट डाउन करोगे रफ में या फेयर कॉपी में, तो अपने को आकलन रहेगा कि क्या घटनाक्रम वहां पर था। जैसे ही नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ कब? 64 में। और यहां से पहला बिंदु अपने चैप्टर का शुरू हुआ, उत्तराधिकार की चुनौती। लिखो सवाल। पहला सवाल लिखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला सवाल लिखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दूसरा सवाल लिखो, दूसरा सवाल लिख लो आप, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? अगला लिखो,
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी। अगला लिखो, नेहरू जी के बाद उत्तराधिकार की चुनौती क्या थी? नेहरू जी के बाद उत्तराधिकार की चुनौती क्या थी? ठीक है, ये सवाल ध्यान रखना है। अब देखो बहुत सारी डेटे में आपको केवल सन ही लिखवा रहा हूं, है ना, क्योंकि वो सन ही पूछता है। वैसे मई 1964 में नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ था, है ना, तो अपने को ये याद नहीं रहे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 64 याद होना चाहिए। देखो इसमें क्या हुआ, नेहरू जी का हो गया स्वर्गवास। नेहरू जी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। जैसे ही नेहरू जी गए, अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठा कि आगे कौन? इस समय तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, शास्त्री जी ने मोर्चा संभाल लिया, है ना। शास्त्री जी का कद जरूर छोटा था साइज में, है ना, वृद्धि उनमें कम थी, थोड़े छोटे कद के थे, लेकिन बड़े तगड़े थे। शास्त्री जी के बारे में अगर कहा जाए तो एक घटना मैं आपको बताता हूं। उनका कार्यकाल रहा 64 से 66 तक, ताशकंद 66। से ठीक पहले। ताशकंद कब हुआ था? 1966। 1966। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान। यही मृत्यु हुई थी इनकी, है ना। और पहले प्रधानमंत्री थे जो विदेश में शांत हुए थे। अब देखो इनका एक घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ। शास्त्री जी कमजोर नहीं थे, बहुत स्ट्रांग थे। इन्होंने एक बार नेहरू जी से ये कहा था कि नेहरू जी आप अपना जैकेट मुझे दे दें तो मैं विदेश की यात्रा करके आ सकता हूँ, क्योंकि इससे देश का पैसा बचेगा। शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, जय जवान जय किसान। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? शास्त्री जी। शास्त्री जी ने। शास्त्री जी ने दिया। अब एक मजे की बात और ध्यान रखना, अगर वो टफ क्वेश्चन पूछे आपको, है ना, एग्जामिनर है, मूड खराब हो, पूछ सकता है जय जवान जय किसान का नारा कब और किसने दिया था, ये पूछ ले तो 65 के युद्ध के समय। कब? 65 के युद्ध के समय था। युद्ध के समय। अब आपको एक मैं घटना बताता हूँ, है ना। घटना देखो, इस बार है ना मानसून नहीं आ रहा, परेशानी हो रही, गर्मी बहुत भयंकर है। देखो एक घटना बताता हूँ आपको, है ना, गुजरात की और बॉर्डर इलाकों की। आप देखो हमारे देश के वीर सूरवीर महिलाओं की बात बताता हूँ। हमारे देश पर हमला होता है किसका? पाकिस्तान का। और हमारे जो हवाई पट्टी होती है ना, एयरपोर्ट का जो एरिया होता है जहां से प्लेन उड़ते हैं, उस पर हमला हो गया। जब हमला हो गया तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा कि प्लेन तो है हमारे पास, लेकिन उड़े कैसे, क्योंकि हवाई पट्टियां नहीं है। ऐसे में बम गिरते हैं, ऊपर से बम गिर रहे हैं। और ऐसे में हमारे वहां स्थानीय महिलाएं थी, स्थानीय जो वहां के जो लोकल लोग थे, उन्होंने मदद की और हवाई पट्टी रातों रात बना दी। ऊपर से बम गिर रहे हैं, कब उनको पता है कि हवाई अड्डा है और यहाँ बम गिरेंगे, तब भी इतने सूरवीर हमारे देश के लोग थे, हवाई पट्टियां बनाई गई और फिर हवाई जहाज उड़ाए गए। तो आप देखो अगर प्रेरक अच्छा हो तो कुछ भी संभव है। तो शास्त्री जी ने कहा था कि एक वक्त का खाना खाओ। क्या कहा था? एक वक्त का खाना खाओ, और एक वक्त का खाना किसको दे दो? जवानों को, है कि नहीं, ताकि वो हमारी क्या कर सकें? सुरक्षा कर सकें। बड़े खतरनाक थे, है ना, बहुत मजबूत आदमी थे शास्त्री जी, ऐसे ही कमजोर आदमी नहीं थे। चलो एक सवाल बताओ, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इसमें मैं ये तो शास्त्री जी का है ही, लिख लिया। इसमें एक बात और जोड़ दूं मैं, जय विज्ञान, तो ये नारा किसने दिया? सवाल समझ में आया? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की बात किसने कही थी?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं नहीं नहीं, बहुत पीछे चले गए। ये तो बहुत लेटेस्ट है अभी का ही। बाल गंगाधर तिलक। बहुत पहले है बेटा, ये तो उनसे भी पहले थे। 2000 के आसपास का मामला है। अटल बिहारी वाजपेयी ने, है ना, जय विज्ञान की बात कही थी। बम फोड़े थे ना उस समय, फिर वो उपग्रह वगैरह भी भेजे थे, जय विज्ञान की बात इन्होंने ही कही थी। बस अपने को इतना ध्यान रखना है शास्त्री जी के बारे में कि नेहरू के बाद कौन आए, शास्त्री जी। सवाल तो अब बनेगा अपना उत्तराधिकार का, लेकिन इनके बारे में भी अपने को जानना जरूरी है। इनसे एक तो ये सवाल आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया? शास्त्री जी ने। कल याद शास्त्री जी। आज तो याद है, कल नहीं रहेगा, है ना। देखो एक ये आता है, ताशकंद समझौता किनके कार्यकाल में हुआ? शास्त्री जी के। कहा हुआ? उज्बेकिस्तान। कब हुआ? 66 में। बताओ, यहाँ से कोई सवाल हो तो बताओ। नो सर। अब थोड़ा सा टफ मामला नो है, सर। समझना ध्यान से, है ना। और समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा बताएंगे। वैसे आपको एक बार में समझ में आ जाता है, थोड़ा सा गौर करने लायक चीज है, क्योंकि थोड़ा सा टफ मामला है। देखो हुआ क्या, कहानी है, कुछ भी नहीं है। देखो नेहरू जी तो चले गए, शास्त्री जी भी चले गए, यहां तक तो मामला ही गया था। अब देखो मामला क्या हुआ। यहां पर एक शब्द ध्यान रखना, सिंडिकेट। क्या? सिंडिकेट। अब ये शब्द क्या है, ये परेशान करेगा, देख लो, है ना। शब्द क्या है? जीमने चले क्या? शादी यस सर। चलो पहुंच गए शादी में? यस सर। पहुंच गए ना सब? अब बैठे हैं सारे। यस सर। अब चारों तरफ बैठे हैं अपन चेयर डाल के ऐसे, है ना। तो मैं सबको क्या कहूंगा, चल रहे पानी लेके आ, ये खाना लेके आएगा, ये कॉफी लेके आएगा। आप में से भी कोई मुझे कहेगा क्या ये लेके आओ? यस सर। नो सर। है ना। नो सर। मैं ही आपको कहूंगा ये लेके आओ, वो लेके आओ। आपके पिताजी मेरे साथ है, वो भी आपको कहेंगे बेटा ये लेके आ, ये लेके आ। दादाजी भी आपके मेरे साथ है सबके, तो वो भी आपको आदेश देंगे कि नहीं देंगे? यस सर। क्यों देंगे? यस सर। क्यों देंगे आदेश? बड़े हैं। क्या है? बड़े हैं, बड़े। अनुभवी हैं। तो ये सिंडिकेट है ना, बुजुर्गों का संगठन था। मैं नहीं हूं। किसका संगठन था? बुजुर्गों का, जिनकी क्या थी? उम्र ज्यादा थी। क्या थी? उम्र ज्यादा थी। कौन से लोग थे ये? कांग्रेस। पार्टी कौन सी कांग्रेस। है? एक। कौन सी? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस में ही एक संगठन बन रखा था, उसका नाम क्या था? सिंडिकेट। और वो कौन सा संगठन था? आदेश देने वाला था। ना तो इन्होंने कोई चुनाव लड़ा, कभी नहीं चुनाव लड़ा, है कि नहीं है। सरपंच से फोकट गई। क्यों? बूढ़े लोग थे, दादागिरी चलती थी उस समय, जब सम्मान भी होता था। सम्मान होता था उस समय कि बुजुर्ग है भाई, कुछ कह नहीं दे, तो इनकी बातें चलती थी। तो इनका वर्चस्व था। इनका क्या था? वर्चस्व था। कहाँ था? कांग्रेस में। बात समझ में आई क्या? बैठा मामला? यस सर। अरे शादी यस से सर। वापस आ जाओ, शादी में थोड़ी रहना है ना। देखो यस सर। यस सर। मामला कहाँ का था? कांग्रेस का। पार्टी कौन सी है? एक ही। एक ही पार्टी में कितने प्रकार के लोग हैं? दो। एक तो वो लोग जो चुनाव लड़के अपना वर्चस्व बना रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं। एक वो जो ना तो चुनाव लड़ते हैं ना और कुछ करते हैं, फोकट की सरपंचाई, है कि नहीं है। किस आधार पर? केवल उम्र ज्यादा है, बुजुर्ग हो गए ना, इसीलिए इनकी दादागिरी यहाँ पर थी। इन्हीं के कहने पे सरकार बनती थी, इन्हीं के कहने पे प्रधानमंत्री बनता था, इन्हीं के कहने पर योजनाएं बनती थी। यानी कि कुल मिला के चौधरी जी होते हैं ना अपने गांव के अंदर, वो यही थे, है कि नहीं है। कौन से वाले? सिंडिकेट वाले लोग। पार्टी एक ही है, ये भी कांग्रेस के अंदर ही है, लेकिन ये चुनाव तो कुछ लड़ते नहीं, केवल बुजुर्ग हैं, और इसकी वजह से अपनी दादागिरी कांग्रेस पार्टी में चलाते थे, है कि नहीं है। जो घर का बड़ा होता है वो सरपंच होता है ना, उसको नमक नहीं खाना तो सबको ही नहीं खाना, उसको अगर मीठा पसंद नहीं तो सबको ही पसंद नहीं है। तो ये भी कांग्रेस में हो रहा था। लिखो, सिंडिकेट को
स्पष्ट कीजिए। सिंधी कैंट बस अड्डा नहीं है, कहीं वहां पहुंच जाओ। सिंधी कैंट है ये, है ना? सिंधी कैंट को स्पष्ट कीजिए। देखो आपकी किताब में कहीं ना कहीं दे रखा है किसी सारणी में, मैं बता दूंगा। देखो ये कहाँ आएगा। ये है पेज नंबर 91 पे। देखो पेज नंबर 91 पर ऐसे लिखेंगे इसको, शुद्ध शब्द ऐसे है, सिंधी कैंट। मिला? पेज नंबर 91। बताओ किसके समझ में नहीं आया? ठीक है बेटा, सवाल आ जाए सिंधी कैंट को स्पष्ट कीजिए, क्या लिखोगे? कांग्रेस पार्टी के वर्चस्वशाली नेता जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जिन्होंने कभी किसी पद को ग्रहण नहीं किया, केवल उम्र या अनुभव के आधार पर ज्यादा होने के कारण इनका प्रभाव पार्टी में क्या था? ज्यादा। इन्हीं के कहने पर मंत्री बनते थे, प्रधानमंत्री बनते थे, यहां तक सरकार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, योजनाएं कौन सी होंगी, ये भी यही तय करते थे। यानी कि पार्टी के दादा थे। दादा थे, कौन थे? दादाजी थे। यही तो तय करते हैं परिवार में, है ना? अब देखो यहाँ क्या पंगा हुआ। देखो अगर ये चीजें समझ में नहीं आएगी तो अपना वर्चस्व वाला ये जो टॉपिक है उत्तराधिकार हो ही नहीं पाएगा। देखो अब मैच शुरू हो गया यहाँ पर। मैच तो दो ही लोगों में होता है, एक तरफ तो कांग्रेस और एक तरफ कौन? सिंडिकेट, है ना? और तय कौन कौन करेगा? सिंडिकेट। शास्त्री जी जा चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया? इंदिरा जी को चुना। किसको चुना? इंदिरा जी को। कब चुना? 64 में। किसने चुना? सिंडिकेट ने। देखो अब ट्विस्ट है, अब समझ में आना चाहिए। देखो पार्टी कौन सी? एक। उसमें थोक कितने हो गए? समूह कितने हो गए? धुर कितने हो गए? 2। एक तो कौन? कांग्रेस के जो जीते हुए नेता हैं, एक वो जिनकी दादागिरी चलती है पार्टी के अंदर। इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा इंदिरा जी अभी बच्ची है, अक्ल की कच्ची है, आराम से अपनी बात मान लेगी, है कि नहीं है? इंदिरा जी क्या है? उम्र में कम। उम्र में क्या थी? कम, क्योंकि युवा थी उस समय, है ना? अनुभव नहीं था, अनुभव नहीं था। अकबर पढ़ा क्या? अकबर? यस सर। उसका एक संरक्षक Yes, sir. क्या नाम था उसका? बेरम खां, है ना? बेरम खां था ना अकबर का संरक्षण। सारा काम कौन करता था? वही करता था, अकबर का तो नाम था। तो यहां भी यही हुआ। इन सिंडिकेट वालों को क्या लगा? इंदिरा ऐसी है जो हमारे कहने पर चलेगी। पार्टी किसके कहने पे चलती है? सिंडिकेट के कहने पे चलती है। कांग्रेस में सारे काम किसके होते हैं? सिंडिकेट के होते हैं। तय कौन करती है? सिंडिकेट करती है। नेता कौन बनेगा? सिंडिकेट कहेगा वो। तो इन्होंने इंदिरा गांधी को चुना। क्यों चुना? इसके पीछे मंशा देखो। इनको पता था इस समय मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, ये लोग थे, यहाँ पर थे कांग्रेस में, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन सिंडिकेट ने इनको नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि ये खुद ही एक्सपर्ट थे, ये सिंडिकेट को हटा देते। ये थोड़ी सुनने वाले थे जो बड़े दिग्गज नेता अगर 64 में प्रधानमंत्री बन जाता, कोई ऐसा, है ना, मेरे जैसा अनुभवी आदमी बन जाता, तो वो इनको थोड़ी सुनता। इसीलिए इंदिरा गांधी जैसे युवा नेताओं को चुना इन्होंने। क्यों चुना? क्योंकि इनको पता था इंदिरा गांधी हमारे कहने पर काम करेगी। ये कौन सोच रहे हैं? सिंडिकेट सोच रहा है। बताओ बेटा, क्या समझ में नहीं आई यहां तक? निकिता, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यस। नो No, सर। sir. ठीक है, अब देखना क्या हुआ। इंदिरा गांधी बड़ी खतरनाक निकली यहाँ से। इंदिरा गांधी को क्या सीधा समझ कर लेके आए थे ये कि भाई ये बच्ची है, उम्र में कम है, युवा है, हमारी बात मान लेगी, हमारे अनुसार शासन चलाएगी, और दादागिरी किसकी रहेगी? सिंडिकेट की। नाम किसका हो जाएगा? इंदिरा गांधी का। प्रभाव किसका रहेगा? हमारा। इंदिरा जी आई और आते ही क्या कर दिया? सभी वे अधिकारी, सभी वे अधिकारी जो किसके समर्थक थे? जो सिंडिकेट के समर्थक थे, सिंडिकेट के समर्थक थे,
सबको बदल दिया। ये लो, क्या कर दिया, सबको बदल दिया। आते ही सबसे पहला काम इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो चमचे थे ना किसके, सिंडिकेट के, सबको उठा के बाहर फेंका शासन से। और जितने भी नेता पदाधिकारी, अब देखो प्रधानमंत्री तो पावरफुल होता ही है, उसके खास मंत्री उंत्री भी होते हैं, उनके पीए वगैरह भी होते हैं। तो मंत्री किसके आधार पर काम करता है, पीए के आधार पर, क्योंकि पीए आईएएस होता है। सब बदल डाले। अब चाबी किसके हाथ में आने लग गई, इंदिरा गांधी के हाथ में आने लग गई। बताओ ये बात समझ में आई। सिंडिकेट ने तो क्या भोली वाली बच्ची समझकर, युवा नेता समझकर क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। पासा पड़ गया उल्टा, है कि नहीं है। इंदिरा गांधी बड़ी खतरनाक निकली और उसने सारी कमान अपने हाथ में ले ली। कैसे, अनुभवी तो थी। खानदान कैसा है देखो, नेहरू जी के खानदान से है। पिताजी जब इनका जन्म हुआ तब से प्रधानमंत्री, जब ये समझदार हुई तब से प्रधानमंत्री थी, जन्म तो बहुत पहले हो गया था। तो कहीं ना कहीं राजनीति को बहुत बारीकी से जानती थी इंदिरा जी। तो इन्होंने ये देखा कि यदि मुझे प्रभावशाली नेता बनना है, प्रभावशाली प्रधानमंत्री बनना है, तो सबसे पहले शासन की भागदौड़ अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। किससे, सिंडिकेट से। तो अब जो सत्ता पहले किसके हाथ में चलती थी, सिंडिकेट, अब किसके हाथ में आ गई, इंदिरा गांधी के हाथ में आ गई। सारे अधिकारी, वो जो चमचे थे सबको हटा डाला, मजबूत नेता के रूप में उभर कर आ गई। अब क्या हो गया, सिद्धांत देखो, ऐसा उदाहरण देना नहीं चाहिए, है ना। इंदिरा गांधी ने क्या दिखा दिया, इनको ठेंगा दिखा दिया। किसको, सिंडिकेट को। सिंडिकेट तो बेचारा भोला भाला समझ के लाया था, और इंदिरा जी ने अपने हाथ में सारी कमान ले ली। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक, क्लियर है बेटा। यस सर। अब देखो मामला यस क्या सर। हुआ। ऐसे जब सिंडिकेट को लगने लगा कि इंदिरा गांधी को जिस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था, क्या, इंदिरा गांधी को जिस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था, हमारी वर्चस्व की बात होनी थी, वो नहीं हुई। तो कांग्रेस के दो फाड़ हो गए। कितने फाड़ हो गए, दो फाड़ हो गए। कौन कौन से, अब ये याद रखना है ना। इधर लिख देता हूं मैं, देखो कांग्रेस के कितने फाड़ हो गए, दो, दो टुकड़े हो गए। एक तो ओ और एक आर। अब याद रखने का तरीका देखो, दौड़ेगा युवा या बुजुर्ग, अरे भागेंगे युवा। युवा, युवा। तो ये तो युवा कांग्रेस, ये लो, है कि नहीं है। वैसे रिक्विनाइजेशन है इसका नाम, आर से रन, है ना, युवा। और ऑफिस में कौन बैठते हैं, बुजुर्ग। ओल्ड मैन। तो ये सिंडिकेट वाला हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको तो कहा गया ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और इसको कहा रिक्विनाइजेशन, रिक्विनाइजेशन, ये लो, ठीक है ना। किताब में नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। अपने को तो बस इतना सा ध्यान रखना है, ओ वाले कहाँ बैठते हैं, ऑफिस में। बस खत्म कहानी, आर अपने आप ही याद हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें। अब मेरा सवाल, कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ भाई, कांग्रेस के विभाजन का कारण बताओ, साफ नजर आ रहा है। वो वाले कौन थे, बुजुर्ग। हाँ सिंडिकेट। और आर वाले, युवा। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थे ना। समझ में आ गया क्यों हुआ यस। विभाजन। इंदिरा गांधी जी ने क्या दिखा दिया, ठेंगा, ठेंगा। और ये हट गए, ठेंगा। है कि नहीं है। अब इन दोनों में क्या हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया। अब ये मामला बढ़ता 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 ही चला गया। 67 में इन्होंने मामला चौथे आम चुनाव में आया, चौथे आम चुनाव। अब ये भी याद रखना कब हुआ था, 67 में, है ना। अब देखो यहां पर क्या गड़बड़ हुई, यहां तक की कोई दिक्कत। नो सर। अब लिख लो, नो सर। कांग्रेस के विभाजन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। लिखो, कांग्रेस के विभाजन के कारणों को स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ। 1967 का आम चुनाव, सवाल लिख लो। 1967 के आम चुनाव को स्पष्ट कीजिए। आम चुनाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अभी तक देखो सवाल क्या क्या बने हैं, सवाल देखो, सवाल नहीं रहना चाहिए। पहला ये लिख लिया, नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती क्या थी? यस सर। ठीक है, फिर आगे देखो, लिखो खतरनाक दशक, लिखो 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों था? सवाल लिखो, 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों था? अगला सवाल, क्यों था भाई? अब ये भी कोई बात बताने की है, भारत में रहते हो, अकाल पड़ रहा है, 65 का युद्ध लड़ा, 62 का युद्ध लड़ा, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इसीलिए खतरनाक दशक कहा गया। दिक्कत है क्या? हालात कैसे थे सब नजर आ रहा है ना, इसीलिए खतरनाक दशक कहा गया। लिख लो, आंसर लिखो तो, है ना। 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा गया क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, 62-65 के युद्ध लड़ लिए थे, खाने के लिए हालात खराब थे, देश का मनोबल टूटा हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? खतरनाक दशक कहा गया। आने वाले टाइम में आप भी बताना, है ना, जब बूढ़े हो जाओगे, 70-80 साल के, गर्दन हिल रही होगी, तो बच्चों को बताना कोरोना आया था हमारे टाइम में। क्या आया था? कोरोना। और बच्चे देखेंगे क्या बीमारी थी ये, कैसी माहौल था, है ना। तो अपने अनुभव शेयर करना उनसे कि है ना, सबके मास्क लगे हुए थे, चेहरे भी पहचान में नहीं आते थे। तो ये क्या हुआ? खतरनाक दशक ही हुआ, है कि नहीं? ये लोग जीवन के लाले पड़ रहे हैं, तो ऐसा ही उस समय भी था, लेकिन उस समय महामारी नहीं थी, बीमारी नहीं थी, अकाल था केवल। अगला लिखो, शास्त्री के बाद, सॉरी नेहरू के बाद, नेहरू के बाद उत्तराधिकार की चुनौती, नेहरू के बाद उत्तराधिकार की चुनौती, ये लिखी लिया, जय जवान जय किसान। यस सर। अगला सवाल लिखो, अब ये 65 वाला युद्ध तो उधर आ ही गया था पहले ही, दोबारा थोड़ी लिखना है। ताशकंद कब हुआ था? 1966। ठीक है बेटा, है ना, ये तो आज हो नहीं पाएगा, है ना, 1 ही मिनट बचा है, कल करेंगे इसको, है ना, चौथा आम चुनाव मंडे को। ठीक है, ओके सर।